एजुकेशन, कि शिक्षा के हमारे उद्देश्य क्या क्या है। We all know that the education is mostly a planned and purposeful activities. It must have clear aim and objectives. And aim is a predetermined goal which inspire the individual to attain it through appropriate activities. Educational aim are necessary in giving direction to the educational activities. Because अगर हमारे पास एम नहीं होगा तो हमारी एक्टिविटीज जो होंगी वो उसको कोई दिशा नहीं मिलेगी और वो रैंडम जाएगा जिसका कुछ आउटपुट नहीं है। अगर हमें आउटपुट लेना है तो इट शुड बी क्लियर ऑब्जेक्टिव। उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, उसका एम्स क्लियर हो, उसके उद्देश्य क्लियर होते हैं, जब कोई कार्य करते हैं तो उसका आउटपुट अच्छा आता है। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग एम्स के बारे में है। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एजुकेशनल एम को डिटरमाइन करते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर कोई सोसाइटी अपने एजुकेशनल एम को बनाती है, उसको एस्टेब्लिश करती है, तो उसके कुछ ना कुछ फैक्टर होते हैं जो उसके एम के फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। सो इन दैट व्यू ह्यूमन नेचर, रिलीजन, political ideology, socio-economic problem, cultural factors, and new knowledge. These are some major factors which influence the aims of education. If we discuss point by point, the first is philosophy. The philosophy of life and educational aims are closely related. In fact, philosophy determines the aims of education. Education is the best means for the propagation of philosophy. Okay, normally you have already seen that many philosophers says that the philosophy and education are the two sides of a same coin. तो हमारा दर्शन क्या है, हमारा जो जीवन देखने का नजरिया है वो हमारे शिक्षा के एम को डिटरमाइन करता है। और ये कहें कि शिक्षा दर्शन को और दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जिस तरह का हमारा समाज प्रैग्मेटिज्म है, हमारी फिलॉसफी प्रैग्मेटिज्म है, हम प्रयोगात्मक चीजों पर, तो हमारा शिक्षा का उद्देश्य साइंटिफिक होगा। अगर हम एक आइडियोलॉजी पे जाते हैं, अगर हम आदर्शवाद के फिलॉसफी को अगर हम लेते हैं, तो हमारा जो एजुकेशन एम होगा वो आइडियलिज्म की फिलॉसफी को गवर्न करते हुए जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे जो हमारी फिलॉसफी होगी, सोसाइटी की जो फिलॉसफी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे एजुकेशनल एम्स रहते हैं। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अलग रहेगा और जो ऑटोक्रेटिक सोसाइटी वहाँ का एजुकेशनल एम्स अलग रहते हैं। तो वो डिटरमाइन करता है हमारी फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या है। Second point is the elements of human nature. These elements are always considered for the determining of the educational aim. For example, idealistic regards unfolding the divine in a man as the aim of education. जो अगर हम वैदिक शिक्षा की बात करें, जहां पर आदर्शवाद एक बहुत ही आइडियलिज्म बहुत ही क्या बोलते हैं कि सोसाइटी में बहुत ही गहरा प्रभाव उसका रहा है, तो उस समय शिक्षा का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति था या जो मोक्ष की प्राप्ति, उसका मेन उद्देश्य था। लेकिन अब हम अगर 21st सेंचुरी की बात करें तो अब वो शायद नहीं है। हमारी एक अच्छा जीवन पद्धति हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। Other factor which affect the aims of education is religious factor. Religious factor exert their influence on education. And ancient Indian Buddhism emphasized the inculcation of ideas of that religion such as ahimsa, truth, into the prevailing education system. वैदिक जो विद्यालय शिक्षा पद्धति, वैदिक शिक्षा पद्धति थी, तो उसका एक अलग उद्देश्य था। बौद्धिस्ट का अलग हुआ, जैनिस्ट शिक्षा पद्धति अलग हुआ, इस्लामी जो शिक्षा पद्धति थी, वहां पर शिक्षण के उद्देश्यों में धार्मिक इनपुट भी आते रहा है। ये तो जो धर्म होता है
किसी भी जो उसको मानने वाले अनुपालक होते हैं वो कहीं ना कहीं जो एजुकेशनल एम को इफेक्ट करते हैं। एक बहुत सबसे जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर आता है वो आता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल will certainly have an say that it is determined of the educational aim, because अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है तो वो सिस्टम ऑटोक्रेटिक आइडियोलॉजी से एकदम डिफरेंट होगा, जहाँ पर आपको जो वैल्यूज दी जाएंगे वैसे दी जाएंगे, जहाँ पर आपको फ्रीडम की आपको आपको आप बोलने की आज़ादी हो, आपको कार्य करने की आज़ादी हो, ऐसी चीज़ें आपको गवर्न होगी डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी की। जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होगी अगर उस कंट्री की, अगर ये ऑटोक्रेटिक होगी, साम्यवादी होगी, तो उस तरह से आइडियोलॉजी भी चेंज होती है। जैसे जो सत्ता की जो आइडियोलॉजी होती है, एजुकेशनल एम्स उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होते हैं। इसको आप क्लियर कर दे सकते हैं, जब भी कोई नई सरकार आती है तो अपने अनुसार एजुकेशन पॉलिसी लाती है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टीज की, हर पॉलिटिकल जो सत्ता में रहता है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वो एजुकेशनल पॉलिसीज में चेंजेस करते हैं। ये एक कॉमन फिनोमिना है। जब भी हम एजुकेशन सिस्टम में आप देखते हैं, जो यूपी गवर्नमेंट थी वहां पर एनसीएफ आया, फिर उसके अनुसार एजुकेशन के चेंज हुए। न्यू गवर्नमेंट आई, उसने फिर अपनी पॉलिसी लाई और उसके अकॉर्डिंग उनके ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज होते हैं। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी समाज के शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने में। फिर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड द प्रॉब्लम्स। अब जितने भी हमारे सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर हम विकसित देश हैं वहां पर शिक्षा का उद्देश्य अलग होगा, विकासशील देशों में शिक्षा का उद्देश्य अलग होगा, जो पिछड़े देश हैं उनमें शिक्षा का उद्देश्य अलग होगा। जैसा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर विकासशील देश है तो यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर मैन पावर चाहिए, यहाँ पर स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, यहाँ पर ऐसे लोग चाहिए जो एंटरप्रेन्योर्स बन पाए। विकासशील देशों में एंटरप्रेन्योर चाहिए, वहां पर भी वहां अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती है स्किल वर्कफोर्स की। विकसित देशों में जो गरीब देश है उनके लिए अलग तरह की मैन फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो शिक्षण के उद्देश्य उस तरह के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे भी डिपेंड करते हैं। एजुकेशन सबको इजीली अवेलेबल है कि नहीं है। अगर गरीब देश है तो ऑब्वियस बात है वो इतनी फैसिलिटी नहीं कर सकता है कि सबके लिए एजुकेशन इक्वल अपॉर्चुनिटीज उसको मिल पाए, तो वहां पर उद्देश्य उसके डिफर कर जाएंगे। फिर आता है हमारा कल्चरल फैक्टर। सोशो कल्चरल हेरिटेज ऑफ ए कंट्री हैव ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन एम्स ऑफ एजुकेशन। Education has to preserve and transmit the cultural heritage and tradition from one generation to the another generation. बेसिक फंक्शन है एजुकेशन का। और जब हम कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो उस हेरिटेज को आगे कैसे ले जाया जाए, कैसे उसको अक्षुण्ण रखा जाए, कैसे उसको प्रिजर्व रखा जाए, ये एजुकेशन अपने एम के थ्रू उसको निश्चित करता है कि जो हमारे कल्चर हेरिटेज है वो रहे और आगे बढ़ते जाए, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन तक चलते जाए। फिर एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज। एजुकेशन टुडे इन साइंस ओरिएंटेड एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड। ओके, so it has the aim at the exploring new informations. Education must present these factor and be related to the realistic and problem and issue of life. Okay, सो एम्स ऑफ एजुकेशन जो हमारे रहते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रही, नए नए, तो उसके अनुसार हमारे एजुकेशन एम्स भी चेंज होते जाते हैं। कोरोना के बाद और कोरोना से पहले अभी हमारे एम्स में चेंज नहीं आए, लेकिन हमारे हमारे जो शिक्षा की जो प्रक्रिया में बहुत सारे चेंज आए हैं। और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारी न्यू पॉलिसी में देखेगा, वहां पर आईसीटी बेस्ड को ज्यादा फोकस किया गया है। ये एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया है जो हमारे एम्स को डिटरमाइन करती हैं। तो ये बेसिक चीज होती हैं कि व्हाट आर द फैक्टर व्हिच डिटरमाइन द एम्स ऑफ एजुकेशन फॉर एनी सोसाइटी। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फर्दर दैट एजुकेशन एम डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम लोग डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे इसको देखती है, या हम बात करेंगे कि जो डिफरेंट कमीशंस बने हैं वो एम्स ऑफ एजुकेशन को कैसे देखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर अंत में हम लोग जो हमारे टॉपिक एक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इंडिविजुअल एम और सोशल एम, इसका क्या मतलब है। जो
हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एम, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के से डिराइव करने वाले एम की बात करें तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से आते हैं, और वो आता है हमारे प्रिजम्बल से। जो हमारा प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें राइट देता है, और उसी आइडियोलॉजी के बेस पे द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन were reflected in its preamble. The preamble promise to the source, if you consider the preamble promises to secure for all the citizen of India, that is justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status and opportunities, and to promote among them fraternity, ensuring the dignity of the individual and the unity of the nation. These factors determine what will be the aim of education in India. You can say that after Constitution, these are the basic things which act as a guiding principles, or act throw a light on whenever government wants to decide its aim of education. These preamble, the words from preamble is always act as an पथ प्रदर्शक जिसको बोलते हैं हम लोग, गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह वो वर्क करता है। कोई भी सरकार आए, कोई भी समय हो, वो समय कभी भी हमारे प्रियम्बल के बियॉन्ड नहीं होता है। प्रियम्बल, उसमें हमारा प्रियम्बल जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, उसी के तहत उसको ध्यान में रखकर हमारे एजुकेशनल एम्स बनते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा क्या क्या चीजें उसमें आती हैं, कैसे कैसे चीजें उनको कनेक्ट करते हैं। जैसे डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजन एंड वैल्यू इन द पीपल। जो इंडिया एक जो डेमोक्रेटिक है, कंट्री है, तो उसके लिए क्या है, एक जो पहला एम क्या होता है एजुकेशन का, जो इंपॉर्टेंट एम है, द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजन एंड वैल्यू इन पीपल। सेकेंड, ट्रेनिंग इन स्किलफुल लिविंग। These are the second objective in democratic country like India. Third one is development of vocational skills. vocational skills पे जो हमारा एम हमारा हो, जो vocational skills पे हो। फिर बात करते हैं, फिर आता है development of social, moral and spiritual values. India, the country like India, which gives the freedom on the basis of your religion, माइनॉरिटीज के लिए अलग से प्रोविजन किए गए हैं, और आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है यहाँ पर, तो उसका भी इम्पैक्ट वो प्रिजम्बल में दिया गया इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके एजुकेशनल एम पे पड़ता है। एंड नेक्स्ट वन इज प्रमोटिंग नेशनल कॉन्शियसनेस। एक राष्ट्र की चेतना का डेवलपमेंट करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एम है एजुकेशन का इन